हेलो ऑल लर्नर्स, आज हम 2024 के इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट कॉमन एडमिशन टेस्ट पीवाईक्यूज कवर करने वाले हैं। पार्ट नंबर 3 हमारा जो रहता है लीगल राइटिंग स्किल, तो उसको हम कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हमें आते हैं। हर क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क ईच, राइट। 10 क्वेश्चंस इंटू 4, 40 मार्क्स का ये सेशन रहता है, सेक्शन रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है, डिस्कस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एज अ डिफेंस टू द चार्ज ऑफ मर्डर अंडर आईपीसी 1860। आईपीसी का क्वेश्चन है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एज अ डिफेंस ऑफ मर्डर बताना है हमें। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन हम अच्छे से समझते हैं। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होता क्या है? बहुत ज्यादा ग्रेव और सडनली कोई किसी को उकसा रहा है, तो उसे एज अ चार्ज ऑफ मर्डर की मर्डर अगर मान लो ए ने बी को बहुत ज्यादा उकसाया कि भाई तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारा ये ऐसा है, तुम्हारा वो ऐसा है, राइट। बहुत ज्यादा उकसाया। अब ये जो पर्सन है, ये ए है, वो भी तो इंसान है ना, वो कितना सहे। अब बहुत ज्यादा उकसाने के बाद इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इसने बी को मार डाला। इसने बी को क्या कर दिया? मार डाला। अब क्या ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या है, एज अ डिफेंस काम करेगी मर्डर का? ये हमें बताना है आईपीसी के अंडर। आईपीसी जो न्यू है वो क्या है? बीएनएस है, तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। 2023 बीएनएस। अब हम पढ़ते हैं क्या होगा, देखते हैं ध्यान से। 2024 का ये पेपर है, तो यहाँ पे आईपीसी ही आया। आप अपने 26 ऑनवर्ड्स जो भी एग्जाम्स आएंगे तो आप देख लेना कौन सा बीएनएस आएगा, क्या आएगा, राइट। नाउ फर्स्ट इज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, section number 300 IPC. Under exception 1 of section 300 of IPC, murder is migrated to culpable homicide not amounting to murder. ठीक है, तो मर्डर क्या है, किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? कल्पेबल होमोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, राइट। तो इफ द ऑफेंडर डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, अगर उस बच्चे की जो भी ऑफेंडर है उसकी पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल उसके पास नहीं था, बाय सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन कॉजेस डेथ ऑफ द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन। ठीक है, तो अगर मान लो किसी ने उकसाया और उसकी डेथ हो गई, तो क्या है? अगर उसके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं था तो इस चीज का उसे डिफेंस मिल सकता है आईपीसी के अंडर। अब ये कैसे पता लगेगा हमें कि जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के कारण ही उसका मर्डर किया गया था? तो फर्स्ट है सब्जेक्टिव टेस्ट। द सब्जेक्टिव टेस्ट, द प्रोवोकेशन मस्ट बी सच दैट a reasonable man belonging to the same class of society as the accused would lose his self defense। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि प्रोवोकेशन ऐसा होता है कि एक रीजनेबल मैन जो है एक सेम सेक्शन ऑफ क्लास ऑफ सोसाइटी में होना चाहिए, और वो क्या है? एक्यूज्ड वुड लॉस हिज सेल्फ कंट्रोल। तो एक्यूज्ड क्या है? सेल्फ कंट्रोल की तरह, जैसे उसे भी ऐसा लगे कि सब्जेक्टिव टेस्ट है कि भाई अगर मैं भी इस एरिया में होता तब भी मेरा भी सेल्फ इंट्रो जो कंट्रोल है वो लूज हो जाता, राइट। इसके भी प्रोविजंस क्या है? द प्रोवोकेशन मस्ट नॉट बी sought by the offender as an excuse, इसे एज एक्सक्यूज की तरह नहीं माना जाना, नॉर given by anything done in absence of the law or in the lawful exercise of the right of private defense। तो यहाँ पे क्या है? राइट टू प्राइवेट डिफेंस की तरह इसे नहीं डाला जाएगा, एक्सक्यूज की तरह नहीं माना जाएगा। लैंडमार्क केस कौन सा है? केएम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962। अब कहना का आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुआ था। इसमें क्या हुआ था? द कोर्ट हेल्ड दैट द मेंटल पोस्ट मस्ट बी इमीडिएट। मेंटल पोस्ट जो है वो मस्ट बी इमीडिएट होना चाहिए। द कूलिंग ऑफ पीरियड नेग्लेक्ट्स दिस डिफेंस। अगर कूलिंग ऑफ पीरियड है तो ये डिफेंस आप नहीं डील कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पे महाभारत का एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि जो द्रौपदी है उसके कारण महाभारत हुआ था। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं, दिस इज अ मिसकंसेप्शन ऑब्वियसली। अगर महाभारत द्रौपदी के कारण होता तो वो 14 साल पहले हो जाता, जब चीरहरण हुआ था, राइट। लेकिन वो क्या हुआ? 14 साल के कूलिंग पीरियड के बाद हुआ। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पहले 14 साल पहले किसी ने क्या किया? ग्रेट प्रोवोकेशन, जो दुर्योधन ने जो 5 पांडव थे उनको बहुत ज्यादा प्रोवोकेट किया था, है ना।
ये चीर-हरण के हिसाब से, राइट? तो अगर कुछ होता और ये ग्रेट एंड प्रोवोकेशन में आके दुर्योधन का मार देते, डेथ कॉज कर देते, मर्डर कर देते, मतलब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कर देते, तो ये डिफेंस एज अ डिफेंस माना जाता। लेकिन वही चीज उन्होंने 14 साल बाद की, कूलिंग पीरियड के बाद किया, तो ये डिफेंस आप सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का नहीं ले सकते हो। तो ये हमारा केस है, लैंडमार्क केस के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962। आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई है ना स्पेशली एबल्ड पर्सन है, जो मतलब ब्लाइंड है, देख नहीं सकता है लेकिन सुन सकता है, तो वो पर्सन क्या है मेरी लेक्चर सीरीज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो उसके लिए। मैं भी चाहती हूँ कि लॉ प्रोफेशन में स्पेशली एबल्ड पर्सन भी आए, उनके लिए ऑलरेडी एक 3 ईयर जजमेंट ने इशू बना दिया है। नाउ लेट्स सी, वो हमेशा से डट कर आए हैं स्पेशली एबल्ड पर्सन, एंड आई फील वेरी प्राउड कि भाई हम सही सलामत होकर भी इतना नहीं कर पाते हैं जितना स्पेशली एबल्ड पर्सन जो है वो बहुत अच्छे से कवर करते हैं, बहुत हिम्मत से अपनी अपनी लड़ाई लड़ते हैं, राइट? तो हैट्स ऑफ टू देम, है ना? आप करते रहिए, मेहनत करें। और अगर कोई स्पेशली एबल्ड पर्सन ये देख रहा है, बस आप तक ये वीडियो पहुंच गई है, यही मेरी लाइफ का गोल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं समझूंगी कि आपके कोई काम आ पाई मैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ से क्या मतलब? ये जो टर्म है रूल ऑफ लॉ, इसका क्या मतलब होता है ना? द बेसिक एलिमेंट ऑफ डायसीज डॉक्ट्राइन ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज। अब ये एक रूल ऑफ लॉ, एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ पे मैंने डिफरेंस बना रखा है। एक वीडियो है हाउ टू रीड अ एक्ट, वो आप जाके देख सकते हो आई बटन पे, अदरवाइज यू जस्ट गो टू माई चैनल एंड सर्च, आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बेसिक एलिमेंट रूल ऑफ लॉ के बारे में बात की गई है। बी यू एवर सो हाई द लॉ इज अबव यू, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। तो यहाँ पे हमें डेसिस रूल ऑफ लॉ एंड इंडियन जूरिस्प्रूडेंस को समझना है। क्या कहता है? एवी डेसिस डॉक्ट्रिन बोलता है द लॉ इज अबव यू, आप सबके ऊपर क्या है, लॉ है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या है, आगे देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ 3 पिलर्स, 3 पिलर्स है। फर्स्ट इज सुपरमेसी ऑफ लॉ। इस चीज का लॉ इज अबव यू का क्या मतलब है कि 3 चीजें हैं, 3 पिलर्स हैं। क्या? फर्स्ट इज सुपरमेसी ऑफ लॉ, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, आर्बिट्रेरी पावर कहीं का भी नहीं है। Second is equality before law. Equality before law है, it means no man is above the law. All are subject to ordinary courts, right? Third is predominance of legal spirit. तो यहाँ पे स्पिरिट जो है, लीगल स्पिरिट है, उसका प्रीडोमिनेंस यहाँ पे किया गया है। राइट्स आर द रिजल्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजंस। ये तीनों चीजों का हम फ्लो चार्ट बना के भी एग्जाम में लिख सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है अपना प्रेजेंटेशन पे भी। प्रेजेंटेशन स्किल भी ऐसे एग्जाम्स में आया है जैसे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नाउ जुडिशियल एप्लीकेशन इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस आप सब भी लिखोगे जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड होगा, है ना? थोड़ा ध्यान रखना, हर जगह में नहीं, कंपनी लॉ में मत घुसा देना इसे। The Supreme Court declared that the rule of law as a basic structure of the Constitution. Rule of law क्या है? Basic structure है Constitution का। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये चीज बताई गई है। डिविएशन क्या है? एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, हेबियस कॉर्पस का केस है ये। द कोर्ट इनिशियली फ्रिटेड बट द dissent of Justice Khurana upheld that even during an emergency, the state cannot deprive a person of life without the authority of law, है ना? तो यहाँ पे क्या है, बिना लॉ की अनुमति के आप किसी भी पर्सन का क्या नहीं कर सकते, ड्राइव नहीं कर सकते। तो आर्टिकल नंबर ये 21 के अंडर आता है। ओके, हमने अभी तक 2 क्वेश्चंस कवर कर लिया। हाफ ऑफ द वीडियो इज डन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, आपको ये आंसर्स सीधा AI पे भी मिल जाएंगे, चैट जीपीटी पे भी मिल जाएंगे। आप वीडियो क्यों देख रहे हैं? द मेन पर्पस बिहाइंड मेकिंग अ वीडियो और लिसनिंग टू दिस वीडियो कि आपको जो बिटवीन द लाइंस चीज है वो आपको अच्छे से समझ आए। आई होप मैं आपको वो चीज अच्छे से समझा पा रही हूँ, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं।
आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्वायरमेंटल डायमेंशंस की भी बात करता है। डिस्कस द इन्वायरमेंटल डायमेंशंस ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। डिसाइडेड केसेस की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है आर्टिकल 21 का इन्वायरमेंटल क्या है डायमेंशंस है। सो लेट्स स्टार्ट। Environmental dimensions of Article 21. A judiciary has transitioned Article 21 from mere right to life to right of a wholesome environment. ठीक है, राइट। अब पॉल्यूशन का आपने देखा था दिल्ली में कितना ज्यादा प्रॉब्लम था, राइट। तो वो आर्टिकल 21 के अंडर आप क्लेम कर सकते हो, कर देना चाहिए। एवोल्यूशन जो है वो इन रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी डून वैली केसेस से बोलते हैं। द कोर्ट फर्स्ट रिकॉग्नाइज द राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट। यहाँ पे डून वैली केस में क्या है, इस कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया, क्या किया कि राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट है। कोर प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल यहाँ पे था। तो इंडियन काउंसिल ने क्या है, एनवायरमेंट इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन, यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल को ध्यान में रखता है। देन प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है डिटेल इन वेलॉर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है ये। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है MC मेहता वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया। ऑरियम गैस लीक केस है यहाँ पे। द कोर्ट हेल्ड एंटरप्राइजेस लाइबल फॉर hazardous एक्टिविटीज रिगार्डलेस ऑफ नेग्लिजेंस। तो ये सब चीजें हमें ध्यान से देखनी है। यहाँ पे hazardous एक्टिविटी आपको पता है, ये जो लीक ओवियम लीक केस था, गैस लीक केस था, तो उसमें हम नेग्लिजेंस के कारण क्या है, एब्सोल्यूट उनकी लाइबिलिटी बनती है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है आज का, हम देख रहे हैं। एक्सप्लेन टू थ्योरीज दैट गिव कंट्रास्टिंग viewpoints regarding the relationship between municipal law and international law। municipal law और international law के बीच में क्या थ्योरीज हैं, टू थ्योरीज हैं जो contrasting viewpoints देती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। म्युनिसिपल लॉ अगर आपने पढ़ा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट एज वेल। इन दोनों का कंपैरिजन भी मैंने आपको मेरा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट कर देना पब्लिक PIL, तो मैं आपको डायरेक्ट प्लेलिस्ट लिंक भी दे दूंगी। नाउ यहाँ पे म्युनिसिपल एंड इंटरनेशनल लॉ है। यहाँ क्या कह रहा है कि टू कंट्रास्टिंग थ्योरीज रिगार्डिंग हाउ दीज सिस्टम इंटरेक्ट, किस तरीके से इंटरेस्टिंग ये जो सिस्टम है वो इंटरेक्ट करते हैं। अब हम बात करें, देखो इंडिया की बात करें, थोड़ा सा इंडिया का मैप जैसा कुछ बना लेते हैं, है ना। नहीं बना, कोई बात नहीं। तो हम जो है वो इंडिया का जो, ऐसे कैसे नहीं बना भाई, बना के रहेंगे हम। ओके, थोड़ा थोड़ा तो बन गया, कोई बात नहीं। सो ये जो इंडिया है, इसके अंदर जो लॉ चलेगा दैट इज म्युनिसिपल लॉ, जो इसके बाहर चलेगा दैट इज इंटरनेशनल लॉ। इतनी सी बात हमें समझ आ गई है। नाउ दो थ्योरीज है, लेट्स सी कॉन्ट्रास्टिंग थ्योरी कौन सी है। मॉनिज्म एंड ड्यूलिज्म की थ्योरी प्रोफाइंडेड बाय कैल्सन एंड लॉ Terpatch, it views international and municipal law as single law। ये मोनिस्टिक, मोनी का मतलब क्या होता है, वन। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, वन। ये दोनों क्या है, कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ जो है वो क्या है, एक ही है। यूनिफाइड लीगल सिस्टम है। इंटरनेशनल लॉ इज ऑटोमेटिकली पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक लीगल ऑर्डर विदाउट द नीड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, क्या बन जाता है, डोमेस्टिक लीगल ऑर्डर बन जाता है। आपको याद होगा टिकटॉक एरा में ऑटोमेटकली है ना, तो इसकी स्पेलिंग याद करने के लिए ऑटोमेटकली, वो थोड़ा सा फनी एलिमेंट है, छोड़ो उसे। अब क्या है ड्यूलिज्म। ड्यूलिज्म क्या है, प्रोफाउंडेड बाय ट्रिपल एंड एंजिलोटी, ट्रिपल एंड एंजिलोटी ने ये प्रोफाउंड किया था। मतलब ड्यूलिज्म का मतलब है टू। ये कहता है कि दो अलग अलग सिस्टम्स हैं, डिफरेंट प्लेन्स हैं, स्टेट टू स्टेट एंड स्टेट टू सब्जेक्ट, ये अलग अलग हमारे रहते हैं। देखो फर्स्ट जो इंटरनेशनल लॉ है वो स्टेट टू स्टेट मतलब कंट्री टू कंट्री डील करता है। सेकेंड में स्टेट टू सब्जेक्ट मतलब जो गवर्नमेंट है
है ना। स्टेट गवर्नमेंट है तो वो क्या है, सब्जेक्ट से डील करती है, जनता से डील करती है। अब इंडियन का क्या मतलब है, इंडियन स्टैंड अलग ही रहता है। इंडिया फॉलोज ड्यूलिस्ट अप्रोच अंडर आर्टिकल 253। The international treaties does not automatically become law. The international treaties automatically law नहीं बन जाती until पार्लियामेंट पास स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी यहाँ पे अप्लाई होती है। पार्लियामेंट को स्पेसिफिक जो है लिटिगेशन वो करना पड़ता है, लेजिस्लेशन में जाना पड़ता है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। तो इंडियन आप ये चीज भी डाल सकते हो, दिस विल बी कंप्लीट योर वर्ड लिमिट। ओके, सो आज हमने देख लिए 2024 के पूरे क्या बोलते हैं इसे, हाँ क्या बोलते हैं, मतलब समझ लीजिए ना क्या बोलते हैं। सो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 2025 का पेपर मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ, 2020 का भी करवा दिया है, 2024 का भी करवा दिया है। नेक्स्ट पेपर आई विल टेक 2023 का। आपको प्लेलिस्ट में है ना 2025 से स्टार्ट मिलेंगे एंड 2020 तक आपको सारा लेक्चर्स मिल जाएंगे। हाँ, मेरे लेक्चर्स थोड़े छोटे रहते हैं, पार्ट्स में रहते हैं, पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक भी टाइम, एक भी मिनट आपका मेरी लेक्चर में वेस्ट नहीं होगा, आई गारंटी दैट। सो अच्छे से आप प्लेलिस्ट जाके देखें और IILI की प्रिपरेशन करें, बिकॉज IILI इज कॉलिंग यू बट यू हैव टू प्रिपेयर। ओके, जय हिंद, जय भारत।